शेख अयान, हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है? अयान, कैसे हो आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई। हाँ जी, क्या बात करेंगे? नहीं, नहीं, आज बस थोड़ी-सी बात ही करने आया हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं अभी थोड़ा बहुत रिलीजियस चैनल्स पे देख रहा था, एथियिज़्म की हम्म। फ़िलॉसफ़ी पे वो लोग डाउट्स उठा रहे थे। तो हम्म। मैंने ये नोटिस किया है कि जो सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन होता है एथियिज़्म पे, वो होता है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे। तो आर्गुमेंट हम्म। इसी तरीके से रहता है कि एथियिज़्म के अंदर कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होती नहीं है। तो आप माँ और बेटी के साथ भी सेक्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसके पीछे मतलब ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करती है या फिर वो सिर्फ इंसान के दिमाग में ही है? देखिए, मोरालिटी पे एक्सटेंसिवली इस चैनल पे बात होती है हमेशा। आपको पता है, मैं सब्सटेंशिया निग्रा, ठीक है, हम दोनों, फिर और हमारे जो बाकी साथी हैं, वो हमेशा मोरालिटी पे बात होती रहती है। मोरालिटी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहना ना, असल में मोरालिटी होती तो सब्जेक्टिव ही है ना असल में। सिंपल सी बात है कि आज फर्ज करें कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि, क्योंकि हम तो हमेशा एवोल्यूशनरी लाइट में बात करते हैं, जिनमें सेक्स एग्जिस्ट करता है, जो कि सेक्स करते हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आ जाए जो कि एसेक्सुअल है, तो फिर मुझे बताएं, जो सेक्स रिलेटेड मोरालिटीज हैं और हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, उनका क्या बनेगा? क्या उस पर वो अप्लाई होंगे? फर्ज करें हमें कोई, कल को कोई एलियन मिल जाए जो कि जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, तो मुझे आप बताएं कि वो उसकी मोरालिटी में क्या सेक्स रिलेटेड रेप और ये चीजें होंगी? क्योंकि उसमें सेक्स ही नहीं नो, है। तो फिर मुझे एक बात बताएं कि फिर मोरालिटी ऑब्जेक्टिव हो सकती है? नहीं ऑब्जेक्टिव तो नहीं हो सकती इस आपके क्योंकि एक्सप्लेनेशन के आप हिसाब से। मोरालिटी 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 में कुछ क्वेश्चंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना। हम्म। एक और चीज है कि एक प्लेनेट ऐसा हो जिधर प्लांट्स हो ही ना, सिर्फ मूविंग एनिमल्स ही हों, जी। तो आप मुझे बताएं कि फिर उधर वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे? हम्म। उधर तो मीट ईटिंग ही होगी भाई, उधर प्लांट ईटिंग हो ही नहीं सकती। और तीसरी बात यह है कि ये नील डिग्रास टायसन भी ये एक एग्जांपल देता होता है कि कोई ऐसा लाइफ फॉर्म हो यूनिवर्स के अंदर जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए इवॉल्व होके कॉन्शियसनेस तक पहुंच गया हो, हायर ब्रेन फंक्शन तक, और सब कुछ करता हो, और वो जो है वो स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन और एक दिन हमारे प्लेनेट पे आ जाए, तो वो आके देखे कि इधर तो हम प्लांट्स को खा रहे हैं, तो वो क्या फील करेगा फिर? समझ रहे हैं ना आप बात? बुरा बुरा लगेगा उसे। तो वो उस तरह सोचने लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम अपने जी मॉरल लेकिन स्टैंडर्ड कहाँ से लेते हैं? मॉरल स्टैंडर्ड हमें एवोल्यूशन ने दिए हैं। मोरालिटी ना एवोल्यूशन के साथ साथ इवॉल्व हुई है। एक सिंपल सी बात है, सारी मोरालिटी इस बात के ऊपर बेस करती है कि कोई दूसरा इंसान बुरा महसूस कर सकता है, ठीक है, इस बात के ऊपर। हम्म। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड ये कहती है कि इस टाइम मैं कुछ सोच रहा हूं आपके बारे में, और आप कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में, और मैं भी ये जानता हूं कि आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं, और आप भी ये जानते हैं कि मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूं, और आप भी ये जानते हैं कि मैं अगर कोई बुरी बात आपको कहूं तो आपको बुरा लगेगा, और अगर आप कोई बुरी बात मुझे कहें तो मुझे बुरा लगेगा। और आप और मैं दोनों इस बात से अवेयर हैं कि आपको भी पेन फील होता है, मुझे भी पेन फील होती है, मैं भी खुश होता हूं, आप भी खुश होते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड सिर्फ यही जज नहीं करती, थ्योरी ऑफ माइंड ये भी जज करती है कि आपके मेरे बारे में इंटेंशन क्या है और मेरे आपके बारे में इंटेंशन क्या है। सारी मोरालिटी बेसिकली थ्योरी ऑफ माइंड का ही एक चीज है। और थ्योरी ऑफ माइंड जो है ना, वो इंसान में तकरीबन 1 लाख साल से लेके 50,000 साल के दरमियान में किसी टाइम, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, वो हुई थी, और उसके दौरान ये डेवलप हुई है। चंपैंजीज के अंदर, जैसे कि मैंने पिछली स्ट्रीम में एक बात की थी, कि रेसिप्रोकल बिहेवियर उनमें देखने को मिलता है, कि चंपैंजीज के ऊपर साइकोलॉजिस्ट ऐसे तजर्बे करते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट ऐसे तजर्बे करते हैं कि दो चंपैंजीज को, आप खुद ये सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, दो चिंपैंजीज को दो बॉक्सेस में बंद कर देते हैं, और दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं वो बॉक्सेस ना, मतलब दो पिंजरे होते हैं, शीशा लगा होता है, ठीक है।
अब होता यह है कि एक चिंपैंजी को वो कुछ देते हैं, ठीक है, और उस चिंपैंजी ने वो दूसरे को देना होता है। तो वो एक को देते हैं, तो वो दूसरे को वो जो है ना दूसरे को नहीं देता पहले, फिर वो दूसरे को भी देते हैं। यानी जब वो खा लेता है ना तो वो दूसरे को देते हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर वो कुछ हिस्सा उसको नहीं देता ना तो वो नहीं दे रहा होता उसको। यानी वो रेसिप्रोकल बिहेवियर दे रहे होते हैं दोनों के दोनों, कि एक एक दूसरे के लिए कुछ करेगा तो तब दूसरा उसके लिए कुछ करेगा। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिवार्ड को देख रहे होते हैं, रिवार्ड के पीछे की थिंकिंग को वो नहीं देखते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि दूसरा चिंपैंजी मुझे कुछ देगा तो इसलिए मैं इसको कुछ दूं ताकि ये मुझे भी कुछ दे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि इंसान में ये चीज नहीं होती। इंसान प्योर अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर जिसे कहा जाता है ना उसके लिए कैपेबल होता है। और ये जो प्योर अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है ना ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लेटरल कॉर्टेक्स के अंदर होता है। प्योर अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर यानी ऐसा बिहेवियर कि मुझे ये पता है कि आप मुझे कोई फायदा नहीं दे सकते मगर मैं फिर भी आपका भला कर दूं, ठीक है। और इवन के इंसान ऐसे होते हैं कि ग्रेट लेंथ्स पे अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के भी दूसरे को बचाते हैं। ये चीज एनिमल किंगडम में सिर्फ और सिर्फ माँ और बच्चे में पाई जाती है और बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। इंसान ट्रू अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर के लिए जो है ना वो करता है। तो ये सब कुछ इवॉल्व है इंसान के अंदर। ये ब्रेन की कैपेबिलिटी है असल में कि ब्रेन कितना इवॉल्व हुआ है। जब ब्रेन ये समझने लग जाता है कि दूसरे को भी बुरा फील होता है। और दूसरी बात है कि थ्योरी ऑफ माइंड की एक और भी बात है कि थ्योरी ऑफ माइंड फ्यूचर को जानती है और पास्ट को भी जानती है। चिंपैंजीज और दूसरे जानवरों को, इवन के चिंपैंजी जो कि सबसे इंटेलिजेंट जानवर है इंसान के बाद जमीन के ऊपर, उसको इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है कि फ्यूचर क्या और पास्ट क्या, ठीक है। इस बारे में प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो इंसान जो है ना वो बेटर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए करंट में पेन लेता है, दूसरे के लिए भी लेता है, ठीक है। तो इंसान एक इंटायरली डिफरेंट चीज है असल में, ठीक है। तो इंसान क्या करता है, इंसान बहुत सी चीजों को और तरह से देखता है और यही चीज मोरालिटी की बेसिस है असल में सारी की सारी, ठीक है। तो मोरालिटी अगर कोई कहे कि मोरालिटी को इंडिपेंडेंटली कहीं से आ रही है, कोई गॉड है जो मोरालिटी दे रहा है और गॉड के बताए बगैर हमें पता नहीं चलना था कि मोरल क्या है और इमोरल क्या है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। असल में एवोल्यूशन ने खुद इंसान को जो है ना गुड नेचर्ड बनाया, क्योंकि गुड नेचर जो है ना, गुड नेचर्ड इंसान जितने ज्यादा होंगे इंसान का ग्रुप सर्वाइवल इंक्रीज करता है। समझ गए आप? यानी ये बात याद रखेंगे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ये चीज इवॉल्व हुई है कि ह्यूमन बींग्स एज ए ग्रुप एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं और ये इवॉल्व हुई है इंसान के अंदर असल में कि वो एक दूसरे के साथ काइंडनेस से पेश आए ताकि पूरा ग्रुप सरवाइव करे। समझ गए? ह्यूमंस एज ए स्पीशीज सरवाइव करें। इंसान इंसान बड़ा ही रूथलेस था एक मामले में। इंसान जब शुरू शुरू में थे हंटर गैदरर टाइम के अंदर, तो इंसान किसी भी ऐसे जानवर को जिंदा नहीं रहने देते थे जिसने कोई एक इंसान को कभी अटैक किया हो, ठीक है। ऐसे जानवर, सांप मारना, आप मुझे बताएं, आज भी कहते हैं सांप मारना स्वभाव है जी। क्यों मारता है इंसान सांप? क्योंकि इंसान ये जानता था कि सांप अगर किसी को डस ले ना तो एक बचना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इंसान सांप मार देते थे हर जगह, ठीक है। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो कि ये सारी की सारी असल में तो ये एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट है पूरी मोरालिटी। और दूसरी बात है कि इंसेस्ट की बात जो है, ठीक है, और दूसरी बात है कि अल्लाह तो खुद इंसेस्ट पे बदला हुआ है ना भाई मेरे, ठीक है। शुरू में ये ठीक था कि आप इंसेस्ट कर लें मगर बाद में जो है ये बुरा हो गया, ठीक है। कायन और हाबिल के बच्चों ने आपस में इंसेस्ट की, हम ये बात जानते हैं। और अगर आप बाइबल को देखें तो अब्राहम ने अपनी बहन के साथ इंसेस्ट की, सारा उसकी बहन थी, और खुदा ने उस इंसेस्ट के बाय प्रोडक्ट इसहाक को बरकत भी दी। और उसके इंसेस्ट का पैदा होने वाला जो बेटा था ना, खुदा ने उसके लिए जो हाजरा का बेटा था जो इंसेस्ट से पैदा नहीं हुआ था, इस्माइल, उसे घर से भी निकाल दिया, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो असल में जो मोमिनीन है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक एतराज उठाने के लिए ये बात करते हैं। और ये बात याद रखें कि जो इंसान दूसरे से पूछ सकता है ना कि आपने अपनी माँ बहन के साथ सेक्स कर सकते हो, उसने खुद जरूर ये सोचा ही होता है अपनी माँ बहन से सेक्स करने का, मेरा जहां तक ख्याल है।
वरना उसके ज़हन में नहीं आए। ठीक है, समझ गए ना आप? हम तो नहीं पूछते इनसे ना कि यार तुम्हारा अल्लाह तो अलाउ करता था, तुम्हारे ज़हन में कभी आता है? ठीक है, जब कोई मोमिन आके बड़ा चीखे मारता है तभी हम उनसे पूछते हैं यार तुम लगता है यही सोचते हो। तो ये बात याद रखें, बस इतनी सी है। तो तो जी, जब बेसिकली कोई मोमिन आके कहता है कि भाई जब तक मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे जन्नत नहीं मिलेगी तो मैं अच्छे काम नहीं करूंगा, तो बेसिकली वो एक चिंपैंजी वाले बिहेवियर की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली, वो रेसिप्रोकल बिहेवियर की तरफ वो जा रहा है। अपने आप देखें, वो अपने आप की मतलब एक बेइज्जती ऐसी कर रहा है। चीज है कि वो प्रिमिटिव बिहेवियर को अपील कर रहा है इंसान के, वो जी मोर बिल्कुल। एडवांस्ड ह्यूमन बिहेवियर को अपील ही नहीं कर सकता। वो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। ये एग्जिस्ट अगर बड़ी बात करता है। भी है तो वो, हाँ देखें, जो हायर ब्रेन फंक्शन जहां जो चीज हमारे अंदर लेके आया मजहब उसमें बिलीव ही नहीं करता, वो रेसिप्रोकल बिहेवियर में बिलीव करता। हम्म। समझ रहे हैं आप बात? तो ये क्रक्स है असल में मोरालिटी का, पूरी मोरालिटी का ये धीरे क्रक्स धीरे है। सब कुछ समझ में आता है। हाँ, ठीक है। जी यार, एक और सवाल पूछ लो। आपने अभी हंटर गैदरर के बारे में ही पूछा, तो उसके हवाले से पूछ रहा हूँ। हम्म इंसान ने हंटर गैदरर लाइफ से एग्रीकल्चरल लाइफ पे ट्रांसफॉर्म क्यों किया है, जबकि अगर हम देखते हैं तो हंटर गैदरर वाली लाइफ थोड़ी ज्यादा इजी थी। नहीं, नहीं इजी थी। क्यों? हंटर गैदरर वाली लाइफ में सिक्योरिटी नहीं थी, यानी फूड सिक्योरिटी नहीं थी हंटर गैदरर वाली लाइफ में। लेकिन सिर्फ दिन में 3 घंटे एक शिकार करके आना और 2 दिन तक खाना खाना, उससे पूरे दिन सूरज के अंदर काम करने से बेटर ही है ना। नहीं, मगर आप ये भी तो बात याद रखें ना कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन एक हद से बढ़ रही थी तो क्या होता था, फिर गेम भी तो कम होती होती थी ना। ठीक है, ये भी तो याद रखें हम्म। ना। इंसान एक जगह रह ही नहीं सकते थे। उन्हें जो माइग्रेटरी हर्ड्स होते थे उनके पीछे पीछे भागना पड़ता था। बहुत सी जगह ऐसी होती थी जहां पे इंसान साल के फलां वक्त में जाके बैठ जाते थे कि यहां से बाइसन गुजरने हैं, तो यहां से मेहमत गुजरने हैं, तो यहां से ये गुजरना है। ठीक है, ये होता था। तो इंसान परमानेंट सेटलमेंट नहीं कर सकता था। तो और फूड सिक्योरिटी, और दूसरी बात है कि ये बात याद रखें, एग्रीकल्चर असल में सिविलाइजेशन का बाप है। कैसे? हंटर गैदरर्स के पास हमेशा उतना ही खाना होता था, उतनी ही चीजें होती थी जितनी वो यूज कर सकते थे। वो स्टोर नहीं कर सकते थे कभी भी कुछ भी। और ट्रेड जो है ना, वो सिविलाइजेशन के शुरू होने की बहुत पहली निशानियों में से एक है। हंटर गैदरर टाइम में भी हो रहा था ट्रेड, मगर वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होता था, मास ट्रेड नहीं होता था, थोड़ी छोटी छोटी चीजें ट्रेड की जाती थी। मगर सिविलाइजेशन जब आई, जैसे कि अब इवन के हम अर्ली इंडियंस का भी कर रहे थे, और इससे पीछे और भी हम बातें करते आए हैं, जब मास ट्रेड शुरू हुआ, जब ग्रेन आई, इंसानों ने हार्वेस्ट करनी शुरू की, तो उनके पास पहली बार इतना ज्यादा होता था कि वो उनके अपने खाने से ज्यादा होता था, उसको वो ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते थे। ठीक है, और जब वो उसे ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते थे, तो पहली बार इंसानों में एक ऐसी क्लास पैदा हुई जो कि खुद अपना फूड नहीं पैदा कर रही, बट वो दूसरों से फूड ले रही है। जैसे कि एक बात है, एक कपड़ा बनाने वाला है, ठीक है, या एक चमड़ा बनाने वाला है। अब वो जो चमड़े की चीजें या कपड़े की चीजें, या कुम्हार है जो मिट्टी की चीजें बना रहा है, या कोई मेटल वर्कर है, कोई ब्लैक स्मिथ है, वो पहली बार जिंदगी में अब ऐसा इंसानी हिस्ट्री में हो सकता है कि वो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन बन गया, कि वो लोग अब यही काम करते हैं, और जो कुछ वो बनाते हैं वो दूसरे लोगों से एक्सचेंज करते हैं, और उनसे उनका गुजर बसर होता है। इससे पहले जब हंटर गैदरर टाइम था, तो हर इंसान को एक तो काम करना ही था कि उसे फूड के लिए, अपने फूड के लिए मारा मारा फिरना था। मगर अब पहली बार ऐसे हुआ कि फिर स्टोन मेसन, आर्टिजन्स, बड़े बड़े वुड वर्कर्स, ये पहली बार पैदा हुए, और यहां से टेक्नोलॉजिकल एक रेवोल्यूशन आनी शुरू हुई कि अब ये लोग जो स्पेशलाइज हो गए थे, अब जाहिर बात है कि फिर उन्होंने नई नई चीजें इन्वेंट करना शुरू की। अब एक बात है सिंपल, एग्रीकल्चर के बगैर व्हील नहीं आ सकता। क्यों व्हील नहीं आ सकता? क्योंकि व्हील के लिए आपको एक कारपेंटर की जरूरत है। सबसे प्रिमिटिव व्हील्स जो थे वो तो कारपेंटर्स ही बनाते थे। अब कारपेंटर जो है वो कैसे बनेगा? कारपेंटर, अगर वो कारपेंटर फूड उगा रहा है तो वो व्हील बनाता हो तो नहीं बैठेगा ना, वो तो अपने फूड के लिए करेगा, और फिर वो हो सकता है अपने लिए व्हील्स बना ले, वो किसी दूसरे के लिए बनाए ही ना। इसी तरह अगर किसी ने छुरी बनानी है, मेटल वर्किंग करनी है, अब ये सब कुछ पहले ब्रॉन्ज एज आई, फिर मेटल, फिर आयरन एज आई, ये सब कुछ इसी बात से आया क्योंकि लोग हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के अंदर
एक्सपर्ट्स मान रहे थे, और ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बगैर पॉसिबल नहीं था। फूड सरप्लस ट्रेड के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सबसे पहला बार्टर ट्रेड फूड की बेस पे ही होता था। ठीक है, तो ये बात है। जैसे इधर अभी हेटेरोडॉक्स ने भी कहा, स्टेशनड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस आर्टिसंस एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो यही बात जो मैं कर रहा हूं वो हेटेरोडॉक्स ने भी यहाँ पे की है। जब लोग एक जगह सेटल हो जाते हैं, उनको फूड सिक्योरिटी होती है, तो तब आर्ट्स, क्राफ्ट्स और स्किल्स डेवलप होने शुरू होते हैं, प्रॉपरली एडवांस करने शुरू होते हैं। ठीक है जी, ये बात है। जी। और एक और अच्छी बात यही थी कि जब इंसान हंटर गेदरर की लाइफ जी रहा था, तो वो थ्रू आउट जब पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब कि सातों के सात कॉन्टिनेंट्स के अंदर आ गया, उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। हाँ एग्जैक्टली, और एग्रीकल्चर जो है वो इंडिपेंडेंटली दुनिया में बहुत सी जगहों पे जो है ना वो डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो ये अमेरिका एक वालों ने अच्छा खुद कोइंसिडेंस किया है, है। अमेरिका वालों ने खुद किया है, चाइना में येलो रिवर वालों ने खुद किया है। ठीक है, इंडिया में एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंटली, मेसोपोटामिया में इंडिपेंडेंटली, इंडिया और मेसोपोटामिया वाला शायद आपस में कनेक्टेड हो, मगर अमेरिका वालों ने और जो है वो क्या उसको कहते हैं, इधर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, येलो रिवर जो चाइना वाले हैं, और मेसोपोटामिया और इंडिया वालों ने, इन्होंने शायद इन्होंने इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से किया, शायद नहीं, कंफर्म बात है। ठीक है, इन सब ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जी। ईरान और मेरे जाने से ख्याल पहले में जो जो मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन के दरमियान है, वो असल में इरेनियंस थे, सैग्रोज माउंटेन्स के, जिन्होंने सबसे पहले, हमने अर्ली इंडियंस में बात भी की थी, मैंने और नॉन कंफर्मिस्ट ने इसके बारे में, वहां पे एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंटली डिस्कवर हुआ है। ठीक है, हम्म जी। और जाने से पहले एक और सवाल पूछ लूंगा। जैसे पता है, आपने ही बताया कि तकरीबन 1 लाख साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया, फिर हंटर गैदरर की लाइफ शुरू हुई, फिर एग्रीकल्चर एक लाख रेवोल्यूशन आया। साल से लेके 50,000 ईयर्स के दरमियान, मैं ये नहीं कह रहा 1 लाख साल पहले आया। ठीक है, तो अप्रोक्स जब भी आपने सत्तर किसी को हजार साल बताना ले है, लें। आपने यही कहना है। हाँ, तकरीबन 1 लाख से 50,000 ईयर्स के दरमियान में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन है। तो जी, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया 10,000 साल पहले। और फिर बाद में अभी ही 300 या 400 साल पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल आया। रेवोल्यूशन। तो हम फ्यूचर में किस तरीके के रेवोल्यूशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी तो आप एक से गुजर रहे हैं, एआई रेवोल्यूशन, इसके बाद आप एक स्पेस एज का रेवोल्यूशन भी देखेंगे, जो असल में स्टार्ट हो गया है। ठीक है, रीन्यूएबल टेक्नोलॉजी का। अब देखें, हमने तो अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे रेवोल्यूशंस देख लिए हैं, जो कि सारे पीछे वाले रेवोल्यूशंस के कंबाइंड इफेक्ट से ज्यादा बड़ा इफेक्ट उनका होगा। ठीक है, तो ये आप हम्म बात याद रखेंगे। अभी जो रेवोल्यूशंस आपकी और मेरी आंखों के सामने हो रहे हैं ना, मतलब मैं सोचता हूँ कि 100 साल बाद मुझे जिंदा सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि मैं ये देख लूँ कि साइंस किधर गई है, वरना मुझे कोई इतना लंबा जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, मगर मैं ये सोचता हूँ कि यार 100 साल बाद क्या क्या कुछ हो चुका होगा, इसलिए। ठीक है, जी। तो ये बात है। तो जी बिल्कुल। वाकई जाने से पता पहले नहीं हाँ, क्या और हो मैं चुका होगा। और जितने भी लोग हमें यहाँ देख रहे हैं, मैं उन सबको यही कहूंगा कि इंसान के बिहेवियर को या फिर ये सब समझने के लिए कि गॉड और ये सब किधर से आया, तो उसके लिए एक बुक है, युवल नोआ हरारी की सेपियंस, वो सब लोग पढ़ें एक बार। एग्जैक्टली, सेपियंस पढ़ें जरूर। बहुत अच्छी किताब है, मैंने उसको अभी फिलहाल ही पढ़ना शुरू किया है। ठीक है। सब समझ में आ जाता है कि कैसे इंसान हाँ। चीजों को इन्वेंट करके कॉपरेशन करता है। हम्म जी चलें, शुक्रिया। ठीक है, और तो बात करेंगे आप। नहीं नहीं, आज के लिए बहुत हो गया। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर चलते हैं आगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।